चैनल पर सभी को हार्दिक स्वागत और राम राम। हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा ट्रांजिस्टर चैप्टर था वो कंप्लीट हो चुका था। तो देखो हमने पहले आपको बताया था जो इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 भागों में बांटा था, बेसिक, पावर और डिजिटल। तो हमने बेसिक है वो बेसिक पढ़ ली। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है कि कुछ पहले देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति बोलते किसे है? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्ति कंपोनेंट। क्या होता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट युक्तियां? कि देखो हमने डायोड भी पढ़े थे, ट्रांजिस्टर पढ़े थे। वो क्या कर रहे थे? जो अपनी पावर है, वैद्युतिक पावर है, उसको नियंत्रित करने का काम कर रहे थे। तो उसी प्रकार कई प्रकार की युक्तियां होती है, वो भी क्या काम करती है? ट्रांजिस्टर और डायोड की तरह पावर को क्या करती है? वैद्युतिक शक्ति को क्या करती है? अभी नियंत्रित करने का काम करती है। और उन्हें क्या बोला जाता है? पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंपोनेंट या युक्तियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वह युक्तियां जो क्या करती है? ट्रांजिस्टर व डायोड की तरह पावर को क्या करती है? वैद्युतिक पावर को क्या करती है? नियंत्रित करने का काम करती है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या युक्तियां कहलाती है। तो जो ये युक्तियां हम पढ़ेंगे, इनको एक नाम से जाना जाता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड स्टेट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सॉलिड स्टेट डिवाइस के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि देखो जो ये सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, इससे क्या होता है कि पी और एन जंक्शन इनमें मतलब पार्ट होते हैं जो अर्धचालक होते हैं, अशुद्धि होती है, वो मिलाई जाती है। तो जो पी और एन जो लेयर है, इनमें क्या होती है? अशुद्ध जो इसके अंदर रिक्त स्थान नहीं होते, इनमें क्या नहीं होते? रिक्त स्थान नहीं होते। जो पी और एन कंपोनेंट है, इनमें क्या नहीं होते? रिक्त स्थान नहीं होते। और जिससे क्या होता है? आसानी से जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होल हैं, उनके द्वारा जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में धारा का प्रवाह क्या हो जाता है? अभी स्टार्ट हो जाता है। सॉलिड स्टेट डिवाइस क्यों जाना जाता है? क्योंकि पी और जो एन प्रकार के पदार्थ हैं, इनमें क्या नहीं होता? रिक्त स्थान नहीं होता। जिससे क्या होगा कि जो आवेशवाहक होते हैं, आवेशवाहक मतलब कौन कौन से? या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन या होल, दोनों होते हैं। तो दोनों के द्वारा जो पी से एन पदार्थों में जो खंड में या पी से एन या एन से पी में जो प्रवाह होगा, या जो इसमें धारा चलेगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन चलेंगे, आवेश प्रवाहित होंगे, तो उसके कारण जो एक खंड से दूसरे खंड में जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट डिवाइस बोला जाता है। सॉलिड स्टेट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। आपको इतना याद रखना है कि इसको किस नाम से जाना जाता है? सॉलिड स्टेट डिवाइस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पी और एन पदार्थ में क्या नहीं होती है? रिक्तियां नहीं होती है। और जिससे क्या होता है? इनको आसानी से इनके जो आवेशवाहक है, उनके द्वारा एक खंड से दूसरे खंड में ट्रांसफर किया जा सकता है। अब देखिए जो ये डिवाइस होती है, एक छोटी सी चीज और पढ़ते हैं। इन डिवाइस को कहां स्थापित किया जाता है? इनको एक चिप पे स्थापित किया जाता है, जिसे बोला जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट ये क्या होता है कि ये सर्किट क्या होता है? इसके ऊपर जितने भी मान लो अपने प्रतिरोध है, ट्रांजिस्टर है, और जो डायोड है, कैपेसिटर है, इनको स्थापित करने के लिए खंड बनाए होते हैं। इनके ऊपर मतलब सर्किट बनाए होते हैं, और इनके अंदर उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है? ट्रांजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, इनको क्या कर दिया जाता है? स्थापित कर दिया जाता है। तो जिस पर स्थापित किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। और इसका दूसरा नाम है चिप। उस सर्किट को क्या किस नाम से जाना जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसके ऊपर
एक ही सर्किट के ऊपर प्रतिरोध, डायोड, कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को स्थापित कर दिया जाता है उनके सर्किट के हिसाब से। तो उस सर्किट को किस नाम से जाना जाता है? इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप के नाम से जाना जाता है। जो ये चिप होती है, इस पे जो टर्मिनल लगे निकले होते हैं वो निकले होते हैं 8 से 168। टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है इसके ऊपर? 8 से 168। ये इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है भाई। ये दो प्रकार की होती है, एनालॉग और डिजिटल। जो ये चिप होती है ये कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, एनालॉग और डिजिटल। और जो इस चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो चिप है, इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है टीवी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, रिसीवर के अंदर, इन सब जगह इस चिप का प्रयोग किया जाता है, या इलेक्ट्रॉनिक जितने भी कंपोनेंट है उसके अंदर इस चिप का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भाई। अब देखिए, अब जो हमारी जो विशिष्ट युक्तियां हैं उस पहली विशिष्ट युक्तियों के बारे में हम जिक्र करेंगे। ये तो अपना था बेसिक कि किसे विशिष्ट युक्तियां बोला जाता है, कौन सी विशिष्ट युक्तियां होती है, और उसके अंदर सॉलिड स्टेट डिवाइस होती है, सॉलिड स्टेट डिवाइस के नाम से क्यों जाना जाता है, क्या इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अब आज की जो पहली हमारी विशिष्ट युक्ति होती है, विशिष्ट युक्ति है वो है एससीआर, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो एससीआर क्या है भी? एक प्रकार का रेक्टिफायर है। रेक्टिफायर मतलब इसका प्रयोग किस में किया जाता है? अभी रेक्टिफिकेशन में, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसका पूरा नाम होता है उससे वो होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है भाई? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। जो अब देखो इसके बारे में पहले बेसिक पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। जो सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो क्या होता है? मतलब एक डायोड की तरह होता है। लेकिन एससीआर और डायोड में अंतर क्या होता है कि जो डायोड था उसमें टर्मिनलों की संख्या कितनी थी? 2। लेकिन जो एससीआर है उसमें टर्मिनलों की संख्या कितनी होती है अभी? 3, ठीक है। एक मतलब कहने का मतलब अंतर आपको कोई पूछ ले कि डायोड और एससीआर में अंतर कितना होता है, तो आपको इतना बताना है कि जो डायोड होता है उसमें टर्मिनल 2 होते हैं और एससीआर में टर्मिनल क्या होते हैं? 3 होते हैं। एक अतिरिक्त टर्मिनल होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। उस टर्मिनल का नाम होता है गेट, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें जो एससीआर होता है इसमें लेयर कितनी होती है? तो लेयर और पी और एन से पी और एन होते हैं, और पी और एन की कितनी लेयर होती है इसमें? 4। कितनी लेयर होती है? 4। और उन 4 लेयरों को किस नाम से जाना जाता है? P1, N1, P2, N2। एक एससीआर में कितनी लेयर कितनी होती है? 4। लेयर किसकी बनी होती है? पी और एन पदार्थों की बनी होती है, ठीक है ना। जो पी और एन प्रकार की जो कंपोनेंट होते हैं उनसे बनाई जाती है। तो इनमें कौन कौन सी होती है? P1, N1, P2 और N2। अब देखिए इसमें जंक्शन कितने होते हैं? जो इसमें जंक्शन होते हैं वो होते हैं 3। लेयर 4 जंक्शन कितने होते हैं? 3। कौन कौन सा? J1, इसको J2 और J3। ये 3 इसके अंदर जंक्शन है। अब देखो जंक्शन और उसके बाद में इसके टर्मिनल कितने होते हैं इसके अंदर? 3 टर्मिनल। कौन कौन से? मैंने अभी बताया था कि एक टर्मिनल क्या होता है? अतिरिक्त होता है। उस टर्मिनल का नाम क्या होता है? गेट। तो जो 2 टर्मिनल होते हैं तो डायोड की तरह होता है, उन्हें बोला जाता है कैथोड, एनोड व गेट। ये 3 इसके टर्मिनल होते हैं। अब देखिए इसका
संरचना में देखते हैं संरचना इसकी कैसी होती है। ये तो इसका बेसिक था कि कितने एससीआर की फुल फॉर्म कितनी क्या होती है, एससीआर और डायोड में अंतर क्या होता है, जो इसकी लेयर कितनी होती है, जंक्शन कितनी होती है और टर्मिनल कितनी होती है। फिर देखिए ये हमने 4 लेयर बना दी इसकी। जो पहली है P1, N1, P2 और N2। जो ऊपर वाला सिरा है वो कौन सा होता है, एनोड, नीचे वाला कैथोड और यहां पे होता है गेट। ठीक है। अब देखिए कि जो J1 जंक्शन है, ये J2 जंक्शन है और ये J3 जंक्शन है। 3 जंक्शन बन गए और ये इसकी 4 लेयर हो गई। अब देखिए एक बात और याद रखना इसमें कि इसमें जो अशुद्धि मिलाई जाती है वो अलग अलग क्रम में मिलाई जाती है। कैसे कि जो P1 और N2 है उसकी जो P1 N2 मतलब अपन बोलेंगे कि बाहर की तरफ जो लेयर होती है उनमें हमेशा अशुद्धि का मान अधिक रखा जाता है। किसकी तुलना में, N1 जो बीच में जो लेयर होती है उसकी तुलना में, बीच में जो 2 लेयर होती है उसकी तुलना में बाहर वाली जो लेयर होती है उसमें क्या रखा जाता है, डोपिंग अधिक रखी जाती है। मतलब इसको बोल सकते हैं कि P1 व N2 में अशुद्धि P2 व N2 की तुलना में अधिक रखी जाती है। ठीक है। अब देखिए अधिक रखने का रीजन क्या है कि भी अधिक रख देंगे तो इससे होता क्या है, अगर बाहर वाली परतों में लेयर में डोपिंग अधिक रख दी जाए जिससे क्या होता है कि जो आपका जंक्शन है, ये 3 जंक्शन बन रहे हैं, जो J1 और J3 जंक्शन है ये तो क्या हो जाते हैं पतले, जिससे क्या होगा, जिससे J1 व J3 जंक्शन पतले हो जाते। ठीक है। जंक्शन क्या होता है, मतलब अक्षय पर क्या हो जाती है, इनकी छोटी हो जाती है। और जो J2 है उसकी जो परत है वो क्या हो जाती है, अभी बड़ी हो जाती है। J2 की परत की J2 परत की मोटाई अधिक हो जाती है। ये बात समझ में आ गई। अधिक डोपिंग से क्या होगा कि जो J2 की जो परत है वो J2 परत क्या हो जाएगी भी, अधिक मोटी हो जाएगी। और हमेशा याद रखना है आपको, कई बार इसके अंदर पूछ लेता है तो हमेशा जो गेट है वो इस साइड यहां पे निकलेगा। ठीक है। अब देखिए कि जो J2 परत है अधिक मोटी हो जाती है तो एक बात और बोला जाता है कि ये कितनी मोटी होती है, ये हमेशा मोटी होती है कि जो आपका J1 और J3 का जो योग है, J1 और J3 के योग से भी क्या होती है, भी बड़ी होती है, उससे भी क्या होती है, बड़ी होती है। अगर आपको पूछ ले कि इसकी अक्ष परत की मोटाई कितनी होती है तो J1 व J3 है उसकी परतों के योग से भी क्या होती है, इसकी परतें मतलब उसकी मोटाई क्या होती है, अधिक होती है। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो इसमें 3 जंक्शन बने, J1, J3, J2। अब जो J2 जो जंक्शन है वो हमेशा J1 और J3 की तुलना में विपरीत कार्य करेगा। कैसे कि यदि मैं बोलूं कि अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि अगर J1 व J3 कौन से वाइस में काम कर रहे हैं, फॉरवर्ड वाइस में काम कर रहे हैं।
जो जेट जंक्शन J2 होगा वो कौन से बायस में काम करेगा? रिवर्स बायस में काम करेगा। कौन से बायस में काम करेगा? रिवर्स बायस में काम करेगा। यदि J1 व J3 रिवर्स बायस में हो जाते हैं तो J2 कौन से बायस में काम करेगा? फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ठीक है भाई, मतलब जो J2 है वो J1 J3 क्या करेगा भाई? बिल्कुल विपरीत काम करेगा। ठीक है, अब देखिए जो फॉरबिडन जो वोल्टेज का मान होता है एचसीआर में, जो फॉरबिडन वोल्टेज का मान होता है वो हमेशा अधिक होगा किसकी तुलना में? रिवर्स वोल्टेज की तुलना में। किसकी तुलना में? जो एचसीआर की फॉरबिडन वोल्टेज का जो मान होता है वो किसकी हमेशा ज्यादा होगा? किसकी तुलना में? जो रिवर्स वाइज में जो वोल्टेज चल रही है उसकी तुलना में क्या होगा भी? अधिक होगा। नोट कर ली बात। अब देखो एक बात और, कि सिंबल इसका, तो इसका सिंबल देखो, ये एनोड है, ये एनोड है, ये कैथोड है और ये गेट है। ये किसका सिंबल है अभी? एचसीआर का सिंबल। ठीक है ना, एचसीआर मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है और एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन एचसीआर में से विशिष्ट एचसीआर में से पूछे जाते हैं। लगभग 1-2 या क्वेश्चन पक्के हर एग्जाम के कंपटीशन में पूछे जाते हैं और आईटी एग्जाम में तो पूछे जाते हैं। तो आपको इसको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है ना, तो ये सिंबल है, सिंबल का ये एनोड है, कैथोड है और ये गेट है। गेट एक अतिरिक्त टर्मिनल होता है। अब देखिए इसमें धारा का प्रवाह कब होगा? कि जो एचसीआर है इसमें क्या होता है कि जो धारा का प्रवाह होता है वो यदि एनोड है वो कैथोड की तुलना में क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए। एनोड है कैथोड की तुलना में क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते कि भी इसमें से धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा या इसकी जो पोजीशन है वो ऑन हो जाएगी, नहीं होती। लेकिन जो डायोड में था वो तो उसमें धारा चलनी प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन इसमें नहीं होती। अगर क्या बोला जाए कि एनोड क्या हो जाए? कैथोड की तुलना में क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए। उसकी जो पोजीशन हो क्या हो जाए? धनात्मक हो जाए। तो हम ये नहीं कह सकते इसमें क्या कि धारा का प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा। धारा का प्रवाह नहीं प्रारंभ होगा या ये जो सर्किट है ऑन नहीं होगा। अब तो इसका सर्किट कैसे ऑन होगा? सर्किट ऑन कैसे होगा कि जो गेट है, अब गेट है, थोड़ा सा डायग्राम दोबारा बना देता हूं। P1, N1, P2 और N2। और इसकी जो P2 लेयर है वो थोड़ी सी इसकी चौड़ाई वो अधिक रखी जाती है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो जंक्शन बनेगा वो उसके पर क्या होगी? थोड़ी बड़ी होगी। ठीक है भाई, अब देखिए कि मैंने अभी बोला था कि जो एनोड है वो कैथोड की तुलना में धनात्मक हो जाएगा, फिर बीच में धारा प्रवाह नहीं होगा। तो धारा प्रवाह होगा कैसे? जब तक गेट के अंदर रिवर्स बायस में वोल्टेज नहीं चलेगी या लीकेज करंट नहीं चलेगी तब तक इसके अंदर जो ये सर्किट है वो ऑन नहीं होगा। कब तक ऑन नहीं होगा? जब तक जो आप J2 जो जंक्शन था वो जंक्शन कौन से, अगर मान लो मैं इसको बोल रहा हूँ ये फॉरवर्ड बायस में काम कर रहे हैं तो Z2 जंक्शन कौन से जंक्शन किसमें काम करेगा? रिवर्स बायस में। तो जब तक जो आपका J2 जंक्शन है वो अगर रिवर्स बायस में उसमें से लीकेज करंट प्रोवाइड ना हो जाए तब तक ये सर्किट आपका क्या नहीं करेगा? अभी एचसीआर क्या नहीं करेगा? उसका सर्किट ऑन नहीं होगा। मतलब उसको बोलते हैं टर्न ऑन। क्या बोलते हैं? टर्न ऑन नहीं होगा। ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है ना, अगर आपको बोल दिया जाए देखो जब जो आपका डायोड था उसमें तो क्या था? एनोड है, कैथोड की तुलना में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा, धारा प्रवाह प्रारंभ हो जाएगा, सर्किट ऑन हो जाएगा। लेकिन एचसीआर में आप ऐसे नहीं बोल सकते। एचसीआर में तब तक धारा प्रवाह या टर्न ऑन नहीं होगा सर्किट जब तक इसके रिवर्स बायस में लीकेज करंट या रिवर्स बायस में जो ब्रेक डाउन वोल्ट जो
ब्रेक वोल्टेज का जो अक्षय पथ का ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक इस सर्किट में क्या निकलेगी भी, धारा निकलेगी। ठीक है भाई, एससीआर में इतनी इंपॉर्टेंट बात है, ये हमने आज पढ़ा है इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी संरचना के बारे में। कार्य प्रणाली है वो नेक्स्ट टॉपिक में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो देखो एक बार और बता देता हूं आपको, एससीआर है सिलिकॉन, पहले हमने जिक्र किया था कि विशेष युक्तियां होती क्या है। विशेष युक्तियां क्या होती है कि जितने भी जो अपने पीछे पढ़े थे डायोड ट्रांजिस्टर, उसकी तरह जो पावर जो अधिक पावर है उसको नियंत्रित करने के लिए युक्ति होती है, जो विशेष प्रकार की युक्तियां बनाई जाती है उन्हें बोला जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियां हैं वो क्या होती है, उन्हें बोला जाता है सॉलिड स्टेट डिवाइस। उन्हें सॉलिड स्टेट डिवाइस क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो पी पदार्थ और एन पदार्थ होते हैं उनमें रिक्त स्थान नहीं होते, और रिक्त स्थान नहीं होने से उसमें जो आपके होल और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से पी पदार्थ से एन पदार्थ में, एन पदार्थ से पी पदार्थ में चले जाते हैं। इसलिए इसको कौन से डिवाइस के नाम से जाना जाता है, सॉलिड स्टेट डिवाइस के नाम से जाना जाता है। फिर अपन आएंगे एससीआर। एससीआर क्या होता है भी, बिल्कुल डायोड की एक स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, लेकिन अंतर इतना होता है कि इसमें क्या होता है, एक टर्मिनल अतिरिक्त होता है। एससीआर की फुल फॉर्म सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होती है। इसमें जो लेयर होती है वो 4 लेयर होती है, जंक्शन होते हैं वो 3 होते हैं, टर्मिनल कितने होते हैं भी, 3 टर्मिनल होते हैं, कैथोड, एनोड व गेट। जो एससीआर है उसका सिंबल ये है, और इसमें धारा का प्रवाह तभी होगा जब इसके अंदर रिवर्स में क्या चलेगी भी, धारा चलेगी, या उसका ब्रेक जो वोल्टेज है उसका ब्रेक डाउन होगा तभी चलेगी। और इसमें जो फॉरबिडन जो वोल्टेज का मान होगा, एससीआर में जो वोल्टेज चलेगी उसका मान हमेशा रिवर्स वोल्टेज की तुलना में क्या होगा भाई, अधिक होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल हम पढ़ेंगे इसकी कार्यप्रणाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।